नमस्कार, दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार में हूं श्वेता सिंह। खबरदार में आज हम उस गठबंधन वाली राजनीति का विश्लेषण करेंगे जिसके बारे में पिछले एक साल से बहुत चर्चा हो चुकी है। खास तौर पर विपक्ष के लिए यह 2019 में नरेंद्र मोदी से लड़ने का सबसे बड़ा चुनावी हथियार माना जा रहा था, लेकिन चुनाव आते आते विपक्ष का हाल यह है कि महागठबंधन तो दूर, राज्यों में उन्हीं से बात नहीं बन पा रही जो पुराने दोस्त माने जाते हैं, जिनके साथ पुराना गठबंधन रहा है। ऐसा लग रहा है कि सीटों के बंटवारे की बात पर कोई लचक दिखाने को तैयार नहीं है, जबकि दूसरी तरफ टीम मोदी कहीं ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद नए गठबंधन बनाने और पुराने गठबंधन बनाए रखने में हर तरह की लचक दिखा चुकी है। यह हमने बिहार और महाराष्ट्र में देखा है, जबकि इन्हीं राज्यों में विपक्ष अपने पुराने गठबंधन के बावजूद सीटों का फॉर्मूला फिक्स नहीं कर पाया, वो भी तब जब पहली वोटिंग को 30 दिन से भी कम समय बचा है। हम आपको विपक्ष के गठबंधन वाली खटपट के बारे में बता देते हैं। गठबंधन पर मायावती ने कांग्रेस को ना कह दिया तो कांग्रेस ने केजरीवाल को ना कह दिया। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी और सहयोगी दलों के बीच सीटों पर बात अब तक उलझी हुई है। कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा अब जाकर तय हुआ। 8 सीटें जेडीएस को मिली। महाराष्ट्र में गठबंधन तो तय है, लेकिन कांग्रेस एनसीपी के बीच सीटों का औपचारिक फॉर्मूला नहीं आया है। असम में बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर अब तक कोई स्पष्टता नहीं। तेलंगाना से सबक लेकर आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस से चुनावी समझौते से पहले ही दूर हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अपने सभी 42 कैंडिडेट घोषित कर दिए, यानी गठबंधन का रास्ता बंद। पश्चिम बंगाल में सीपीएम और कांग्रेस के बीच गठबंधन की कोशिशें हैं, लेकिन सीटों पर बात फंसी हुई है। ये सब राज्य गठबंधन की राजनीति के हिसाब से बहुत अहम राज्य हैं, लेकिन विपक्ष ने एकता की बड़ी बड़ी बातें करने और एक साल से करीब करीब हर जगह पर एक मंच पर दिखने के बावजूद चुनाव के टाइम पर टकराव से बता दिया कि वो सब कैमरों के लिए ही था। जमीनी हकीकत में आपसी टकराव सामने आ ही जाते हैं। ये तस्वीर अभी एक साल पुरानी भी नहीं हुई, इसी से नाम निकला था महागठबंधन का। लेकिन चुनावी हकीकत में यह तस्वीर सिर्फ कैमरों के लिए ही रह गई, क्योंकि महागठबंधन तो दूर, जिधर देखो उधर गठबंधन तक नहीं हो पा रहा है। बिहार जैसे राज्य जहां विपक्ष का गठबंधन पक्का है, वहां सीटों पर बात फंसी है। यह हाल तब है जब पहली वोटिंग को 38 दिन ही रह गए हैं। 40 सीट वाले बिहार में आरजेडी के 17, कांग्रेस के 11 सीटों पर लड़ने की बात है। लेकिन बातचीत के बीच ही बिहार कांग्रेस से धमकियों भरे संकेत मिले, जिसमें बताया कि सीटों पर बात नहीं बनी तो यूपी जैसा बिहार में भी कांग्रेस करेगी। इसी में उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, लेफ्ट और दूसरी पार्टियों को भी जगह देनी है, जबकि विरोधी गठबंधन में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी बहुत पहले 17 और 6 सीट बांट चुके हैं। आप देखिए, हम अंदर बैठे थे कि आप बैठे थे? आप बैठे थे अंदर कि हम बैठे थे, हमको तो नहीं पता। अब देखिए संख्या क्या होगा नहीं होगा, मेरे ख्याल से 2-4 दिन का समय आप लोग दे दीजिए। 2-4 दिन के समय में, क्योंकि आप तो जान रहे हैं 18 से नॉमिनेशन है और ज्यादा देरी नहीं होगी। लेकिन एक लोगों में एक आपसी समझ होनी चाहिए, एक कंफर्ट होना चाहिए, वो चीजें जो हैं दुरुस्ती के साथ है। ठीक है, थोड़ा देर लोग कह सकते हो सकता है, लेकिन बड़े मजबूती के साथ हम लोग आएंगे। लोग कहते देर आए दुरुस्त आए, दुरुस्ती के साथ आए। बिहार तो विपक्ष के गठबंधन का पक्का राज्य है, जहां सीटों पर बात अब तक फंसी है। यूपी में तो माया अखिलेश ने पहले से ही मना कर दिया था, फिर भी कांग्रेस के गठबंधन में फिट हो जाने के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन मायावती ने कल क्लियर कट मना कर दिया कि देश भर में कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं होगा। कांग्रेस ने पलटवार करके कहा कि मायावती की उन्हें जरूरत नहीं। देखिए, ये बात तो साफ हो गई थी कि उन्होंने 2 सीटें छोड़ी और उसके बाद गठबंधन किन्हीं कारणों से वो नहीं कर रही हैं। तो वो बात वही है, उसको दोहराते रहिए। और प्रदेशों में कहाँ गठबंधन हो रहा था? गठबंधन तो उत्तर प्रदेश में की बात थी। तो ये उनके अपने विचार हैं, हम उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और वो खुद निर्णय लें उन्हें क्या करना है। वो अलग पार्टी हैं, हम अलग पार्टी हैं। ये सही है कि कई पार्टियां हमारे साथ हैं, मगर उन्होंने, मायावती जी ने और बसपा ने खुद फैसला किया है कि वो अलग रहेंगी, वो गठबंधन नहीं करेंगे। तो हर पार्टी का अपना फैसला है।
ठीक है, मायावती कर सकती हैं, उसमें क्या है, मायावती के अपने ख्यालात हैं और अगर वो नहीं चाहती तो नहीं होगा। लेकिन हमारी कई जगह अलायंसेस हैं, आपको मालूम है तमिलनाडु में हैं हमारे अलायंसेस, वेस्ट बंगाल में भी होंगे हमारे अलायंसेस, बिहार में भी हैं, हमारा अलायंस महाराष्ट्र में भी है। ऐसी बात नहीं है, अगर कहीं एक प्रदेश में नहीं हुआ तो नहीं हुआ। 80 सीटों वाले यूपी और 40 सीटों वाले बिहार में विपक्ष की एकता का ये हाल दिख रहा है। लेकिन मुश्किल सिर्फ यही नहीं है। 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी के बीच सीटों का फॉर्मूला अब तक नहीं आया है। सीटों की लड़ाई की वजह से कांग्रेस से विपक्ष के नेता के बेटे बीजेपी में शामिल हो गए। आज महाराष्ट्र कांग्रेस के एक विधायक कालिदास कोलामकर ने पार्टी छोड़ दी। मेरे कांग्रेस में हमारे जो नेता लोग थे, इनका क्या अच्छा संबंध था मेरा, लेकिन मेरा दुख इतना ही, मेरा काम नहीं हो गया, इसलिए मैं बाहर निकल आया हूँ। वो काम होता तो मैं नहीं निकलता था, काम नहीं किया इन लोगों ने। मेरा आदमी लोग को क्या मैं जवाब दे दूँ? हाँ, और शिवसेना में भी मेरा सब कुछ ना, मेरा हर जगह पर मेरे को ऑफर है, हर जगह पर जो पार्टी इन लोग का सबका ऑफर है। कौन सी ऑफर अच्छी लगी आपको? हाँ, ऑफर कौन सी अच्छी लगी? काम करेगा इसकी ऑफर अच्छी लगी। ये मुश्किल भरे हालात हैं कांग्रेस के लिए भी और उस महागठबंधन के लिए भी जिसके बारे में बातें करते हुए पिछला 1 साल निकला है। कितनी रैलियां हुई, कितने मंच पर विपक्ष का हर नेता इकट्ठा दिखा, लेकिन चुनाव आते आते ये सब कसरत फेल होती दिख रही है। कहीं सीटों पर बात नहीं बन रही तो कहीं कांग्रेस को ना किया जा रहा है, तो कहीं कांग्रेस दूसरों को ना कर रही है। इसमें केजरीवाल का नाम प्रमुखता से आता है। पंजाब में उनके साथ बातचीत चल रही है, भगवंत मान जी की उनके साथ बातचीत चल रही है। 1-2 दिन के अंदर शायद वो लोग कुछ वो करेंगे। कोई था नथिंग एट ऑल, वी हैव नो अलायंस विद केजरीवाल और विद एनीबॉडी। ਅਸੀਂ बिल्कुल अपने तौर पे लड़ांगे और जीतांगे। तो आज मैं राहुल गांधी जी को एक प्रस्ताव देना चाहता हूं कि हरियाणा में अगर जेजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों साथ आके चुनाव लड़ते हैं तो हरियाणा की 10 की 10 सीटों को भाजपा को हराया जा सकता है, 10 की 10 सीटों पे, और मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी को नेशनल लेवल पे हराने में इसका बहुत बड़ा सहयोग होगा। अरविंद केजरीवाल तो अब यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर दिल्ली पंजाब में नहीं तो हरियाणा में ही कांग्रेस गठबंधन कर ले। लेकिन विपक्ष के बीच इतने विरोधाभास हैं कि सिर पर चुनाव आ चुके हैं, तालमेल कहीं बनता नहीं दिख रहा है। ये एक व्यवस्था है हमारे यहाँ, और लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जिला से लेकर वो प्रदेश स्तर पे आता है, प्रदेश स्तर पे उसकी स्क्रूटनी होती है, फिर वो पैनल बनता है, वो पैनल जाता है केंद्र में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में, निर्णय वहाँ पे होता है। अब ये सब लोग कहीं चिट्ठियाँ लिख रहे हैं तो वो अपना दावा जरूर कर सकते हैं, मगर वो सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। ऐसी भी व्यवस्था है, आप अपनी बात रख सकते हैं। तो अब वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को निर्णय करना है कि किसको देना है या किसको नहीं देना है, मगर वो उस पर जो विनेबिलिटी होती है उसी के आधार पर टिकट दिए जाते। गठबंधन के मामले में विपक्ष टीम मोदी से इस मामले में पिछड़ चुका है कि महाराष्ट्र में शिवसेना से लड़ते लड़ते आखिरकार चुनावी डील कर ली, बिहार में मामला फिक्स कर दिया, पूर्वोत्तर में तो कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने महागठबंधन बना लिया। जबकि नागरिकता कानून पर पिछले कुछ महीनों से ऐसा लग रहा था कि पूर्वोत्तर में टीम मोदी डीरेल हो जाएगी, क्योंकि उसके सहयोगी ही सीधे सीधे खिलाफ हो चुके हैं। आज तक ब्यूरो। जहां विपक्ष अब तक सीटों के बंटवारे पर ही उलझा है, वहीं बीजेपी ने अपने गठबंधन के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। बीजेपी ने उत्तर पूर्व में 8 पार्टियों के साथ गठबंधन पक्का किया और 25 में से 22 सीटों का टारगेट रखा है। 39 सीटों वाले तमिलनाडु में बीजेपी ने सत्ताधारी AIADMK के साथ PMK और अन्य दलों को अपने खेमे में कर लिया। यूपी में अपना दल और भारतीय समाज पार्टी जैसे तेवर दिखा रहे सहयोगियों को भी बीजेपी ने चुनाव से पहले मना लिया। बिहार में तो पिछली बार 22 सीटें जीतने के बावजूद जेडीयू से गठबंधन के लिए इस बार बराबरी की सीटें दी गई। बिहार में जेडीयू और बीजेपी 17-17 और रामविलास पासवान की एलजेपी को 6 सीटें गठबंधन में मिली हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना से करीब करीब दुश्मनी के बावजूद गठबंधन पक्का है। बीजेपी को 25, शिवसेना को 23 सीटें मिली। सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में किसी तरह का चुनावी गठबंधन करने में बीजेपी कामयाब नहीं रही। बीजेपी का अनुमान यही लगता है कि आंध्र और तेलंगाना में वाईएसआर कांग्रेस और टीआरएस चुनाव के बाद जरूरत के हिसाब से उनके खेमे में आ सकते हैं। विपक्ष के अंदर जो विरोधाभास थे वही चुनावी गठबंधन के ब्रेकर बने।
ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश में दिखा था, जहां एसपी बीएसपी गठबंधन ने कांग्रेस को जगह नहीं दी। फिर कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। फिर नई अटकलें लगाई जाने लगी कि कांग्रेस को आखिरी वक्त में कुछ जगह मिल सकती है। लेकिन कल मायावती ने साफ साफ मना कर दिया। आज तो कुछ ऐसा हुआ है जिससे बताया जा रहा है कि मायावती कांग्रेस पर बहुत भड़क गई हैं। ये क्यों हुआ, उसकी वजह ये तस्वीरें हैं जो मेरठ से आई हैं, जहां भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर से मिलने प्रियंका वाड्रा पहुंच गई। चंद्रशेखर सहारनपुर से दिल्ली के लिए रैली निकाल रहे थे, लेकिन आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में उन्हें हिरासत में लिया गया। इसके बाद उनकी तबीयत खराब बताई गई तो मेरठ के एक अस्पताल में लाया गया। आज प्रियंका वाड्रा कांग्रेस के नेताओं की टीम लेकर अचानक चंद्रशेखर से मिलने पहुंच गई। लेकिन इससे जो राजनीतिक संदेश निकला वो शायद मायावती ने पकड़ा। उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। पहले सुनिए प्रियंका वाड्रा ने चंद्रशेखर से मिलने के बाद क्या कहा। इस नजरिए से देखना चाहिए कि एक युवा है, नौजवान है, संघर्ष कर रहे हैं और अपनी आवाज उठा रहे हैं और समाज से ये कह रहे हैं कि मेरा दर्द सुन लो। और ये सरकार इतनी अहंकारी बन गई कि एक नौजवान को कुचलना चाहती है। ये आवाज सुनना नहीं चाहती है नौजवानों की। रोजगार तो इन्होंने दिए नहीं, अब जब आवाज ही उठा रहे हैं तो उठा नहीं दीजिए, कुचलने की क्या जरूरत है। ये इस लड़के का जोश पसंद आया। मुझे ये अच्छा लगा कि वो संघर्ष करता है, वो अपने लोगों के लिए आवाज उठाता है, नौजवानों की आवाज। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तलाश रही है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसे चंद्रशेखर जैसे नेताओं में उम्मीद दिख रही है। चंद्रशेखर के जरिए एसपी बीएसपी गठबंधन की काट भी कांग्रेस देख रही होगी, लेकिन यह सब मायावती को अच्छा नहीं लगा। शायद इसीलिए आज अचानक लखनऊ में अखिलेश यादव और मायावती की एक मीटिंग हुई। अखिलेश यादव मायावती से मिलने उनके आवास पर गए। ये मीटिंग प्रियंका वाड्रा और चंद्रशेखर की मुलाकात के बाद हुई। सूत्रों के अनुसार मायावती इससे बहुत नाराज है। यहां तक कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस का रवैया ऐसा ही रहा तो अमेठी और रायबरेली सीट भी बीएसपी नहीं छोड़ेगी और वहां पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे। इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है। दरअसल चुनावी तारीखें आ चुकी हैं और अब उसके बाद सारी पार्टियां इस जुगत में लगी हैं। सोलापुर से सुशील शिंदे को टिकट, मुंबई साउथ से मिलिंद देवड़ा को टिकट, कुल मिलाकर महाराष्ट्र के नाम हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर गठबंधन की सूरत का भी इंतजार किया जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच प्रिया दत्त मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से कांग्रेस की ये तीसरी सूची उम्मीदवारों की। दूसरी सूची, माफ कीजिएगा, दूसरी सूची है कांग्रेस की और इसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इन इलाकों के उम्मीदवारों के नाम दिख रहे हैं। 16 उत्तर प्रदेश से, 5 महाराष्ट्र से। दो 2019 की चुनावी लड़ाई के बीच बीजेपी ने गांधी परिवार पर बड़ा हमला बोला है। प्रवर्तन निदेशालय की रेड में बरामद कुछ जमीन सौदों के कागजात के आधार पर बीजेपी ने रक्षा सौदों के दलाल संजय भंडारी से राहुल गांधी का सीधा संबंध जोड़ा, जबकि अब तक संजय भंडारी से सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा के कनेक्शन ही आरोपों के घेरे में थे। जमीन सौदों में प्रियंका वाड्रा भी शामिल रही हैं। ये आरोप बीजेपी ने लगाए और बीजेपी के निशाने पर राहुल के साथ प्रियंका भी आई। राफेल डील पर राहुल गांधी के सवालों का सामना कर रही बीजेपी ने रक्षा सौदों के दलाल संजय भंडारी से राहुल के सीधे रिश्तों का दावा कर दिया है। बीजेपी ने कुछ जमीन सौदों के हवाले से संजय भंडारी से समूचे गांधी परिवार का तार जोड़ा है। बीजेपी का आरोप है कि रॉबर्ट वाड्रा ही नहीं बल्कि कांग्रेस की नई नवेली महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और खुद राहुल गांधी भ्रष्टाचार का फैमिली पैकेज है। बीजेपी के मुताबिक संजय भंडारी से आर्थिक और पारिवारिक संबंध रखने वाला गांधी परिवार अब हुई रक्षा डील को लेकर इसलिए सवाल उठा रहा है क्योंकि संजय भंडारी जिस यूरो फाइटर के लिए लॉबिंग कर रहा था वो मंसूबा पूरा नहीं हुआ। पेट्रोलियम और रक्षा सौदे की जांचों में
पैसे का ट्रेल न सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा तक पहुंचा, बल्कि अब देश जान पाया है कि जीजा जी के साथ साले साहब भी इस फैमिली पैकेज भ्रष्टाचार के में लिप्त हैं। आज इन तथ्यों को पढ़ने के बाद जनता शायद समझ पाई है कि डिफेंस के सौदों में राहुल गांधी विशेष रुचि क्यों ले रहे हैं। बीजेपी ने जिन जमीन सौदों के हवाले से राहुल पर हमला बोला है, जरा उसे भी समझ लीजिए। बीजेपी ने 3 और 4 मई 2017 को एचएल पाहवा नाम के व्यक्ति के घर पर ईडी की रेड में बरामद हुए दस्तावेजों को आधार बनाया है। हरियाणा के जमीन के इन दस्तावेजों के मुताबिक राहुल गांधी ने एचएल पाहवा से जमीन खरीदी। जमीन की ये खरीद फरोख्त महेश नागर नाम के व्यक्ति ने करवाई। यही नहीं, एचएल पाहवा ने प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा को जमीन बेच दी। बाद में ज्यादा कीमतों पर जमीनों को पाहवा ने वापस खरीद लिया। एचएल पाहवा ने एनआरआई कारोबारी सीसी थम्पी से पैसे लेकर जमीनें खरीदी। सीसी थम्पी और संजय भंडारी के बीच लेन देन होती रही है। संजय भंडारी और वाड्रा के रिश्ते पहले से ही जांच के घेरे में हैं। अब तक ये माना जाता था कि संजय भंडारी जो आर्म्स डीलर हैं, उनका संबंध मात्र रॉबर्ट वाड्रा के साथ है। लेकिन अब देश की जानकारी में आया है कि यह संबंध रॉबर्ट वाड्रा के साले साहब राहुल गांधी तक भी पहुंचता है। भ्रष्टाचार में जीजा साला की क्या मिली भगत है संजय भंडारी, सीसी थम्पी, एचएल पाहवा के साथ, जो समाचार सूत्रों के माध्यम से राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं। स्वयं राहुल गांधी को बिना स्टेज किए एक पत्रकार परिषद करनी चाहिए और विशेष उन पत्रकारों को जवाब देना चाहिए जिनके पास पहले से सवाल उन्होंने सुनिश्चित नहीं किए हैं। जिन जमीन सौदों के आधार पर बीजेपी ने आज राहुल, प्रियंका और वाड्रा पर निशाना साधा है, कांग्रेस उन्हें पूरी तरह क्लीन बता रही है। राहुल गांधी जी और कांग्रेस नेतृत्व से नफरत और बदले की आग में मोदी जी और उनकी चहेती स्मृति ईरानी जी इतने अंधे हो गए हैं कि वो अपना राजनीतिक संतुलन खो बैठे हैं। खबरदार में अब हम जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी नंबर 1 मसूद अजहर के चीनी सुरक्षा कवच को चकनाचूर कर देने वाला विश्लेषण करेंगे, क्योंकि अब से कुछ ही घंटों बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकवादी घोषित करने वाले प्रस्ताव पर बैठक होने वाली है। और पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकवादी घोषित होने में 3 बार अड़ंगा लगा चुका चीन क्या चौथी बार भी मसूद अजहर को बचाएगा? दरअसल 14 फरवरी को पुलवामा आतंकी हमले के 12 दिन बाद 27 फरवरी को अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने मसूद अजहर के खिलाफ यूएनएससी में प्रस्ताव दिया था, जिस पर आज देर रात यूएनएससी की बैठक होगी, जिसमें आतंकी मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव पर फैसला हो सकता है, बशर्ते कि यूएनएससी में वीटो पावर वाला कोई भी देश इसमें अड़ंगा न लगाए, जैसा कि अब तक चीन 3 बार कर चुका है। ऐसे में आज इस प्रस्ताव के पास होने और मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकवादी घोषित होने के लिए जरूरी है कि चीन अब की बार मसूद अजहर को समर्थन न दे। लेकिन मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव पर फैसले से कुछ घंटे पहले ही चीन ने एक बार फिर संकेत दिए हैं कि वो इस प्रस्ताव का विरोध कर सकता है, जैसा कि वो अब तक करता आया है, जिसको लेकर अमेरिका ने भी चीन को चेतावनी दी है कि अगर मसूद अजहर पर बैन नहीं लगता तो ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में शांति के लिए खतरे की घंटी साबित होगा। Regarding Masood Azhar, the United States and India work closely together on counterterrorism efforts, and that includes at the United Nations. And our views on Jaish-e-Mohammed and its founder are well known. JEM is a United Nations designated terrorist group. Azhar is the founder and the leader of JEM. And he meets the criteria for designation by the United Nations. JEM has been
responsible for numerous terrorist attacks, and is a threat to regional stability and peace. वैसे अब की बात, भारत ने मसूद अजहर के खिलाफ यूएनएससी में पेश करने के लिए जो सबूत जमा किए हैं, उसके बाद मसूद अजहर को बचाना चीन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या है वो सबूत, हम आपको बताते हैं। मसूद को ग्लोबल आतंकी घोषित करवाने के लिए भारत ने एक मजबूत डॉसियर तैयार किया है, जिसमें इस बात के सबूत हैं कि पुलवामा हमले को जैश ए मोहम्मद ने ही अंजाम दिया है। भारत यूएनएससी में मसूद अजहर का वो ऑडियो क्लिप सौंपेगा जिसमें वो पुलवामा हमले से जुड़े आतंकवादियों की तारीफ कर रहा है। भारत यूएनएससी को जैश के आत्मघाती हमलावर आदिल डार का वो वीडियो सौंपेगा जिसे जारी करके जैश ए मोहम्मद ने पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली थी। भारत के पास पुलवामा हमले से पहले और बाद में जैश के आतंकवादियों के बीच बातचीत की वो फोन कॉल रिकॉर्डिंग्स भी हैं जिनसे पुलवामा हमले के तार आतंकवादियों से जुड़े होने का पता चलता है। इतने पुख्ता सबूत होने के बाद भी इस बात के चांस है कि चीन यूएनएससी में अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके मसूद अजहर को बचा सकता है, जैसा कि वो पहले भी करता आया है। मसूद अजहर पर बैन के लिए सबसे पहले 2009 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समिति में प्रस्ताव रखा गया, लेकिन चीन ने वीटो लगा दिया। इसके बाद 2016 में भी मसूद अजहर के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया, लेकिन चीन ने दूसरी बार भी अड़ंगा लगा दिया। फिर 2017 में तीसरी बार अमेरिका ने ब्रिटेन और फ्रांस के समर्थन से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मसूद अजहर के खिलाफ प्रस्ताव रखा, लेकिन चीन ने फिर वीटो कर दिया। चीन बहाने बनाता आया है कि मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किए जाने को लेकर भारत की मांग पर देशों के अलग अलग विचार हैं। इसके अलावा चीन यह भी दावा करता है कि मसूद अजहर का जैश ए मोहम्मद से कोई ताल्लुक नहीं है। जाहिर है ये सिर्फ चीन की चाल है। इस बात पे तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि जैश ए मोहम्मद को मसूद अजहर ने ही तैयार किया है और वो आज भी जैश का चीफ है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र में मसूद अजहर के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर चीन के बार बार वीटो करने के सवाल से यह सवाल उठता है कि आखिर चीन मसूद अजहर को बचाना क्यों चाहता है, क्योंकि बिना बड़ी वजह और राष्ट्रीय हित के चीन जैसा देश मसूद अजहर जैसे आतंकी की खातिर दुनिया से बैर मोल नहीं लेगा। जानकार मानते हैं कि मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित न होने देने के पीछे चीन के कई बड़े हित छिपे हैं। मुस्बत फैसला ये हो सकता है कि पाकिस्तान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मसूद अजहर के खिलाफ जो करारदाद आ रही है, पाकिस्तान उसकी मुखालफत ना करे। मेरे साहब देखिए, अभी तो मैं उस पर राय इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि अभी डिस्कस हो रहा है ना। आपकी एक राय हो सकती है, मेरी एक राय हो सकती है, हम तो फर्द है ना। तो ये तो लेकिन वहाँ वीटो तो चाइना ने करना ना जी, और चाइना उसी सूरत में करेगा जब आप रिक्वेस्ट करेंगे। तो चाइना से बात करने से पहले हमें अपने घर को भी तो हमें आपस में भी तो सोच विचार करनी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी खुद मान रहे हैं कि जैश के आतंकी नंबर 1 मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव पर चीन तभी अड़ंगा लगाएगा जब पाकिस्तान उसे कहेगा, जैसा कि चीन अब तक करता आया है। आखिर चीन मसूद अजहर को बचाना क्यों चाहता है? जानकारों के मुताबिक मसूद अजहर को बचाना पाकिस्तान को लेकर चीन की कूटनीति का एक अहम हिस्सा है, जिसे लेकर चीन काफी आगे की सोच रहा है। चीन को पता है कि हाफिज सईद के बाद अगर मसूद अजहर भी संयुक्त राष्ट्र की ग्लोबल टेररिस्ट वाली लिस्ट में शामिल हो गया तो पाकिस्तान को एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में शामिल होने की आशंका बढ़ जाएगी। अगर पाकिस्तान एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में शामिल हो गया तो अमेरिका समेत पश्चिमी देश पाकिस्तान पर तमाम आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे, जिसका चीन पर भी अच्छा खासा असर पड़ेगा, क्योंकि वो इस समय पाकिस्तान का सबसे बड़ा आर्थिक सहयोगी है। यही वजह है कि मसूद अजहर को बचाने के अलावा भी चीन हर तरह से इस कोशिश में लगा है कि पाकिस्तान अलग थलग ना पड़े। चीन अपने वीटो का दुरुपयोग कर रहा है और चीन एक किस्म से अबेटर है टेररिज्म का साथ दे रहा है, बजाय एक तरफ तो टेररिज्म को कंडेम करता है। पुलवामा हमले को चीन ने कंडेम किया है और चीन ने खुद नाम लेके कहा है कि इसमें जैश इन्वॉल्व था। जैश तो आतंकवादी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित हुई है, उसका आका कैसे नहीं है टेररिस्ट? तो चीन अगर बार बार इस माफी कर रहा है तो केवल और केवल अपने हित को निगाह में रख रहा है। हिंदुस्तान उसको रिक्वेस्ट कर रहा है बार बार
और वो हमारी सेंसिटिविटी को इग्नोर करता रहेगा, हमारी सॉवरेनिटी को इग्नोर करता रहेगा, हमारी सुरक्षा को इग्नोर करता रहेगा, जब तक हम चीन के खिलाफ भी कुछ ऐसी कार्रवाई न करें। जानकारों के मुताबिक पिछले 4 सालों में चीन ने पाकिस्तान में बड़ा निवेश किया है, जिसमें 50 अरब डॉलर से बनाया जा रहा चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC भी शामिल है। भारतीय खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स के मुताबिक CPEC के निर्माण को लेकर मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे आतंकियों और उनके संगठनों ने बड़ी भूमिका निभाई है। CPEC प्रोजेक्ट POK, खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान जैसे कई संवेदनशील इलाकों से गुजरता है, जहां इसका विरोध होता है, जहां मसूद अजहर की चीन से करीबी की वजह से आतंकी संगठन CPEC के निर्माण में रोड़ा नहीं अटकाते। मसूद अजहर और उसका आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद CPEC प्रोजेक्ट में लगे चीनी नागरिकों को भी पूरी सुरक्षा देते हैं। चीन को डर है कि अगर उसने मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित होने से नहीं बचाया तो पाकिस्तान में उसका इतना बड़ा निवेश कहीं डूब न जाए। 3 बारी मसूद अजहर को बचा चुका है, इस बारी भी मुझे पक्का यकीन है वो बचाएगा। इसके बावजूद कि कल अमेरिका ने 24 घंटे पहले चीन से बातचीत किया, कहा है कि वो एक मर्डर है, इंटरनेशनल टेररिस्ट है, सारी दुनिया एक तरफ है, आप आतंकवाद को बढ़ावा मत दीजिए और हम चाहते हैं कि आप दुनिया के माहौल को निगाह में रखते हुए इस बारी हमारे साथ हाथ मिलाइए और उसको आतंकवादी घोषित कीजिए। उसके बावजूद मुझे नहीं लगता कि चीन का रवैये में कोई भी बदलाव होगा, क्योंकि चीन अपने हित को सबसे आगे रखता है। जानकार मानते हैं कि चीन को आशंका है कि अगर उसने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से नहीं रोका तो जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन उसके और पाकिस्तान सरकार के ही खिलाफ हो सकते हैं। इतिहास भी यही कहता है। 2002 में जब पाकिस्तान सरकार ने जैश को बैन किया था तो उसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को मारने की कोशिश हुई थी। खुद परवेज मुशर्रफ इस बात को कबूल कर चुके हैं। मैं भी इनको हमेशा कहता रहा हूँ कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने ही तो मेरे ऊपर सुसाइड अटैक किया तो और तो बाकी तो लिहाजा ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इनके खिलाफ कार्रवाई पूरी होनी चाहिए। आपके ऊपर जो झंडा चीची वाला अटैक था वो आपका ख्याल है कि जैश ए मोहम्मद ने करवाया था आपके ऊपर? हाँ बिल्कुल, वो जो ब्रिज के ऊपर था, पहला ब्रिज के ऊपर हुआ था जी। तो सर आपने क्यों नहीं मूव किया? आप तो उस जमाने में ऑल पावरफुल थे। ये 2007 के बाद आपकी सियासी ताकत में कमजोरी आई, उससे पहले तो आप बड़े तगड़े थे, तो आपको तो मूव करना चाहिए था फौरन। हाँ सही, ये इसका आंसर मेरे पास कोई खास नहीं है। वो जमाना और था जिसमें हमारे इंटेलिजेंस वाले इन्वॉल्व, उसमें टिट फॉर टैट हो रहा था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारतीय खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन मसूद अजहर के जरिए अपने देश में आतंकवादियों की काट कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिनजियांग प्रांत में चीन के मुस्लिम विगर अलगाववादियों पर लगाम कसने के मकसद से साल 2015 में चीनी सरकार ने मसूद अजहर से एक गुप्त समझौता किया था। समझौते के मुताबिक मसूद अजहर को पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के द्वारा चीन के विगर अलगाववादियों की मदद करने से रोकना था। चीनी सरकार ने मसूद अजहर को यह जिम्मेदारी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लगभग हर आतंकी संगठन में गहरी पैठ को देखते हुए दी थी। इसके अलावा भारत को अपने प्रतिद्वंदी के तौर पर देखने वाला चीन मसूद अजहर को बचाकर भारत को परेशान करने की नीति पर भी चल रहा है। भारत को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में शामिल होने का विरोध करके चीन अपनी ये मंशा पहले भी जग जाहिर कर चुका है। इसके अलावा अमेरिका और भारत के मजबूत होते रिश्ते भी चीन को पाकिस्तान से गठजोड़ के लिए प्रेरित करते हैं। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। चीन के दो मुंहेपन की पूरी दुनिया में शायद ही कोई मिसाल मिलती है। ये चीन ही है जिसकी वजह से मसूद अजहर यूएनएससी की ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में जाने से बचा हुआ है, जबकि उसका आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद यूएन की टेरर लिस्ट में शामिल है। वैसे मसूद अजहर पाकिस्तान का इकलौता आतंकवादी नहीं है जिसके लिए चीन ढाल बना हुआ है। इससे पहले चीन ने 3 बार हाफिज सईद को भी यूएनएससी की ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में शामिल होने से बचाया था, लेकिन 2008 में
26/11 मुंबई अटैक के बाद चीन हाफिज सईद पर इंटरनेशनल एक्शन को रोक नहीं पाया। आप देख रहे हैं खबरदार। अब तो आप समझ गए होंगे कि मसूद अजहर के लिए चीन की दीवानगी की वजह क्या है, जबकि सच यह है कि ग्लोबल आतंकवादी घोषित करने के लिए जरूरी सभी मानकों पर मसूद अजहर बिल्कुल फिट है। इसीलिए अब हम आपको मसूद अजहर के आतंकी बायोडेटा की हाइलाइट्स दिखाते हैं। साल 1994 में जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए आईएसआई की साजिश का मोहरा बनकर मसूद अजहर पहली बार कश्मीर में दाखिल हुआ। उसी साल गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके 5 साल बाद दिसंबर 1999 में कंधार विमान अपहरण कांड को अंजाम देकर मसूद अजहर के पाकिस्तानी आकाओं ने उसे भारत की कैद से छुड़वा लिया। इसके बाद मसूद अजहर ने पाकिस्तान पहुंचकर अपने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का गठन किया। जैश-ए-मोहम्मद अप्रैल 2000 को सबसे पहले सुर्खियों में तब आया जब उसने श्रीनगर में भारतीय सेना के 15 कोर मुख्यालय पर हमला किया। जैश-ए-मोहम्मद ने अक्टूबर 2001 में जम्मू कश्मीर विधानसभा परिसर में कार बम ब्लास्ट को अंजाम दिया। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हुए आतंकवादी हमले के पीछे भी जैश-ए-मोहम्मद का हाथ था। 26 नवंबर 2008 को मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड भी मसूद अजहर था और जैश ने हमले की जिम्मेदारी भी ली थी। 2016 के पठानकोट आतंकी हमले को भी मसूद अजहर के आदेश पर जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने अंजाम दिया था। इसके सबूत देने के लिए भारत ने पाकिस्तान की एक टीम को पठानकोट हमले की साइट का दौरा भी करवाया था और मसूद अजहर के खिलाफ डॉसियर सौंपा था। इसके बावजूद पाकिस्तान ने कभी मसूद अजहर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। यही कारण है कि मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकवादी घोषित करवाकर भारत चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत की इस कोशिश में चीन बार बार अड़ंगा डाल रहा है। पाकिस्तान में भारी तनाव के बीच करतारपुर कॉरिडोर को लेकर भारत और पाकिस्तान की पहली बैठक कल यानी गुरुवार को अटारी में होने जा रही है। विदेश मंत्रालय की अगुवाई में भारतीय प्रतिनिधियों का एक दल तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। इस बैठक में कई मुद्दों पर फैसला होने की उम्मीद है, जैसे तीर्थ यात्रियों को बगैर वीजा के करतारपुर साहिब जाने दिया जाए या वीजा लेकर जाने वाले यात्रियों को करतारपुर गुरुद्वारे से आगे भी पाकिस्तान जाने दिया जाए। इसके अलावा बैठक में यह भी तय होगा कि कॉरिडोर बनने के बाद भारत से रोजाना करतारपुर जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कितनी होगी। लेकिन आज तक को मिली जानकारी के अनुसार बैठक में भारतीय दल का मुख्य फोकस पाकिस्तान को यह मैसेज देना है कि करतारपुर कॉरिडोर से आने जाने वाले सिख तीर्थ यात्रियों को खालिस्तानी प्रोपेगेंडा से प्रभावित करने की कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए। खबरदार में आज के लिए इतना ही, लेकिन भारत से जुड़ी हर खबर देखने के लिए YouTube पर भारत तक सब्सक्राइब कीजिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।